नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़ेंगे, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इनका वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। अभी तक हमने पीछे के 3 भाग पढ़ लिए हैं, जो 1 से 4, 5 से 11 नागरिकता और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। अब हम चौथा भाग पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में शामिल है। यह हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? इन्हें आयरलैंड के संविधान से अपने संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान में इन्हें कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से इन्हें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले कौन से भाग में है? भाग 4 में है, 36 से 51 तक है, और आयरलैंड से इन्हें अपने संविधान में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर, आज हम एक पार्ट में पढ़ेंगे और एक पार्ट 36 से 43 तक चलेगा। तो पहले पार्ट में, अगले पार्ट हम उसके आगे पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं पहला अनुच्छेद 36 क्या कहता है। अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में हमने मौलिक अधिकार भाग 3 में पढ़े थे, कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतें, ये सब आती हैं। तो ये हम राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में पढ़ चुके हैं। तो जो अनुच्छेद 12 में लिखी हुई है वह अनुच्छेद 36 में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 कहता है कि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि अगर हमारे नीति निर्देशक तत्वों को अगर कोई छीनता है या उन पर हानि पहुंचाता है, उनको निम्न करता है, तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। गैर न्यायोचित का ही मतलब है कि इनके लिए हम न्याय लेने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। तो इस 37 में क्या है? गैर न्यायोचित है। क्या है 37 में? गैर। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में गैर न्यायोचित। अब अनुच्छेद 38 देख लेते हैं। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। तो आप 38 में याद रखेंगे, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से की जाएगी जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें मिल सके। तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में गैर न्यायोचित है, 38 में लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये हो गया 38। अब आगे बढ़ते हैं 39। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब कि राज्य द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व है उनका अनुसरण या उन सिद्धांतों को पालन किया जाना चाहिए, है ना। कौन कौन से सिद्धांत? जो भी हमारे 36 से 51 तक वर्णित किए गए हैं, उनको राज्य द्वारा अनुसरणीय किया जाना चाहिए, उन्हें अनुसरण करके उनका पालन किया जाना चाहिए। एक यहाँ पर संशोधन करके जो भारतीय संविधान में 39A जोड़ा गया था, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन इंदिरा गांधी जी के समय किए गए थे। तो 39A क्या कहता है? 39A कहता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय का मतलब हर व्यक्ति के लिए न्याय समान होना चाहिए, और निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं, प्राइवेट वकील रखने के जो पैसे नहीं हैं, तो आपको सरकारी वकील आपकी तरफ से केस लड़ने के लिए या किसी भी केस लड़ने के लिए प्रदान किया जाएगा। न्यायालयों में व्यवस्था है। तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता कहाँ से ली गई है? मतलब कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ हमको समाजवाद में देखने को मिलता है। तो 39 से 42 में ये सवाल कई बार आ चुका है कि 39 से कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। 39 से क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। 39 से हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। तो 40 में कैसे याद रखेंगे कि पंचायत में 4 लोग होते हैं। पंचायत में 4 लोग या 40 लोग होते हैं? पंचायत में कितने लोग होते हैं? 40 लोग। तो ग्राम पंचायत का गठन, पंचायत में कितने लोग होते हैं? 40 लोग होते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन, ये 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन इसी के तहत लाया गया था, ठीक है। तो 40 में क्या है? 40 में ग्राम पंचायत है। उसके बाद अनुच्छेद 41 में महत्वपूर्ण है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कि कुछ दशाओं में, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास काम नहीं है, किसी के पास शिक्षा नहीं है, या किसी को लोक सहायता की ज़रूरत है, तो उन दशाओं में लोगों को ये अधिकार प्राप्त है कि उनको ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ राज्य द्वारा, ठीक है। यहाँ पर राज्य से तात्पर्य हमेशा देश से होता है ना, स्टेट से नहीं होता, देश से होता है, नेशन से होता है। यानी जैसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो भारत की नीति निर्देशक तत्व किससे मतलब होता है। तो 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने का अधिकार। मनरेगा इसी के तहत आता है ना, मनरेगा जो आता है वो इसी के तहत, अनुच्छेद 41 के तहत आता है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 42।
अनुच्छेद 42 क्या कहता है? काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं और प्रसूति सहायता। मन है ना, 42 ये कहता है कि प्रसूति सहायता का जो है प्रावधान 26 वीक के लिए जो छुट्टी दी जाती है प्रसूति सहायता में, यदि कोई माँ प्रेग्नेंट है तो उनके लिए प्रसूति मतलब बच्चे के जन्म के लिए उनको छुट्टी दी जाती है कि जब तक वो हो नहीं जाता तब तक उनको छुट्टी दी जाएगी। काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं, मतलब काम की दशाएं ऐसी होनी चाहिए कि न्याय संगत हों, जैसे 8 घंटा ही काम लेना चाहिए, किसी से 15 घंटा नहीं लेना चाहिए। मानवीय दशाएं मतलब दशाएं अच्छी हों, मतलब उनको ऐसी जगह मत काम कराया जाए जहाँ पर वो कर ही ना पाएँ या उनकी सीमा से सहन से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो 8 घंटे का ही काम ले, ज़्यादा ना काम ले। तो काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं और प्रसूति सहायता। ठीक है, तो ये 42 में हो जाता है। तो 40 में ग्राम पंचायत का गठन, 41 में कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार, 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। ठीक है, और प्रसूति सहायता। उसके बाद हम आ जाते हैं 43। तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है? यह देख ले, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश की व्यवस्था। मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए उनके जीवन यापन के लिए जितनी मजदूरी जरूरी है वो प्रदान करें, शिष्ट जीवन स्तर की व्यवस्था करें ताकि वह अच्छे से काम कर सकें, और अवकाश की व्यवस्था करें, यानी कि लगातार उनसे काम न ले, बीच बीच में उन्हें छुट्टी देती रहे ताकि वह अवकाश के कारण अवकाश मिलता रहे, तो ताकि वह पुनः काम करने के लिए उत्साहित हो सके, है ना। यही नहीं कि लगातार उनसे काम कराया जाए। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 43 है। 43 में 2 भाग हैं, 43 है और 43 भी। तो देखते हैं 43 से क्या कहता है? कर्मकारों का उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेना, मतलब जो कर्मचारी हैं, ये जो लोग हैं वो उद्योगों के प्रबंधन में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, तो इसके लिए अनुच्छेद 43A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43 भी क्या कहता है? सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। जो सहकारी समितियाँ बनती हैं, कई संगठन, कई लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं जो लोगों की तरह तरह से प्रकार से सहायता करते हैं, तो इसके लिए सहकारी समितियों को बनाने का प्रोत्साहन दिया जाता है। तो 43A क्या कहता है? कर्मकारों का उद्योगों में प्रबंधन में भाग लेना, और 43 भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43A और B, 43A और B, 43A और B। तो ये यहाँ पर खत्म, मतलब आज का जो पार्ट है पहला पार्ट हो जाता है नीति निर्देशक तत्वों का, तो यहीं पर समाप्त होता है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। 37 गैर न्यायोचित। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व। 39 से 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया सामान्य न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 41 में कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता, 26 वीक की छुट्टी दी जाती है इसमें। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश की व्यवस्था। 43 है कर्मकारों का उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेना, और 43 भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो ये पहला पार्ट है नीति निर्देशक तत्वों का, 36 से लेकर 43B तक। तो अब आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।